मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो वो कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं हिंदी में? वो कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो बार बार लगातार, चाहे वो 22 रहा, 23 रहा या फिर 24 रहा, किसी भी साल में मिस नहीं हो रहे हैं? तो वो इंपॉर्टेंट निबंध आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे क्लास 10th का विद्यार्थी है या फिर 12th का। देखो, निबंध का टॉपिक क्लास 10th में 7 अंक का आता है और क्लास 12th में 9 अंक का आता है। ये दोनों ही क्लासेस में महत्वपूर्ण निबंध है और आने ही आने हैं। एग्जाम में हमको 5 ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए मैं भी आपको 5 महत्वपूर्ण निबंध लेके आया हूं, जिनमें से कुछ नहीं तो कुछ नहीं जो आपने तैयार किए होंगे। ये 5 अगर आपने तैयार कर लिए तो इनमें से 2-3 को तो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2025 हमारा टारगेट यही है, इसमें बेहतरीन से बेहतरीन चीजें करना। ठीक है, क्लास 10th इंपॉर्टेंट निबंध। ठीक है, चलिए, तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं ये आपके सामने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जिससे पहले मैं इसको गंदा करूं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां, ये 5 ही निबंध बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कैसे हैं आप लोगों के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वो निबंध हैं जो लगातार हर साल कई बार हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन इनको करने के लिए एक ट्रिक होती है, कुछ बातें होती हैं महत्वपूर्ण रूप से जो हमको जाननी होती हैं। वो बातें जो विद्यार्थी को बोर्ड एग्जाम में निबंध जैसे टॉपिक में पूरा अंक दिला दें। ठीक है, तो पहला निबंध इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, दूसरा निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप। तीसरा निबंध कोरोना वायरस। चौथा निबंध भ्रष्टाचार एक अभिशाप एंड 5वां है बेरोजगारी की समस्या। ये 5 ही निबंध एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्या आप इनको तैयार करना चाहोगे? अरे हाँ बोलो, हाँ भाई तैयार करना चाहते हैं। नहीं चाहते? गलत बात। ठीक है, बहुत गलत बात है। तो ये 5 निबंध आपको तैयार करने होंगे। क्लास 10th के विद्यार्थी हो तो 7 अंक मिलेंगे और 12th के हो तो 9 अंक मिलेंगे। दोनों ही क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। फिर मत कहना बाद में, अरे सर ये क्या हुआ। ठीक है, चलें, तो आपको मैं बताता हूं एक निबंध को करने के लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना है। मान लो कि जैसे कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, मैं उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखवाता हूं, तो उस निबंध के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन सी होंगी? वो महत्वपूर्ण बातें ये होंगी, ट्रिक करके दे रखी हैं। ठीक है, ट्रिक के रूप में मैंने दे रखा है ये। अब प्रदूषण है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। देखो, ये प्रदूषण हो रहा है, किसी फैक्ट्री या कंपनी की चिमनी है जिसमें से धुआं निकल रहा है, इससे प्रदूषण होता है। यहाँ जल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ जल से प्रदूषण हो रहा है, गंदा जल है क्योंकि इसी कंपनी या फैक्ट्री से निकल रहा है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। सबसे पहले हम रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा नहीं पता क्या? अरे हेडिंग्स जो होती हैं, हेडिंग बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, जिनको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं फिर मार्क कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, वही होती हैं आपकी रूपरेखा, जिसमें सबसे पहले क्या होगी? आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है, जैसे कि आपने कहानी लिखते हो, आप लोग कहानी वगैरह लिखते हो या नहीं लिखते हो ना? आप जब कहानी वगैरह लिखते हो तो आप उसमें देखते हो कि एक जो उसमें मतलब जो पात्र होते हैं, एक जो घटना हुई होती है उसमें, उस घटना के बारे में शुरुआत में ही कथा वस्तु में लिख देते हैं।
है ना, वैसे ही प्रस्तावना में इन सब का निचोड़ होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझाएंगे प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, समस्या का समाधान यानी कि निवारण भी करना होगा, एंड लास्ट उपसंहार भी। ठीक है, सच्चे अर्थों में प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पता है नहीं है और जो नहीं है उसको भी प्रदूषण की कैटेगरी में डाल देते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। रियल में जो प्रदूषण है जिससे वाकई में लोगों को सार्वजनिक रूप से परेशानी हो रही है वो लिखा जाए तो कहीं बेहतर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेना, ये लाइक हेडिंग्स हैं। ठीक है, प्रस्तावना लिखो, प्रदूषण का अर्थ लिखो, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण है। समस्या का समाधान, अब इन चारों के समाधान के लिए क्या करना चाहिए हमको या सरकार को, ये सभी बातें। ठीक है, लास्ट में उपसंहार यानी कि एट द लास्ट इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, आप क्या कहोगे इस चीज के बारे में, यही लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण निबंध पर थोड़ी थोड़ी लाइट सी डलवाकर दिखाता हूं, थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट इन चीजों को समझाता हूं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। ठीक है, प्रदूषण, समस्या और समाधान, इसी के ऊपर मैं आप निबंध को लेकर आया हूं। प्रस्तावना, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहली हेडिंग दी थी ना इसमें, प्रस्तावना देखो, पहली जो हेडिंग दी थी मैंने इसमें आपको दी थी ना, ये प्रस्तावना, तो ये पहली हेडिंग मैं आपको बताता हूं कि क्या होती है। विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए जीवधारियों को है एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती है, अथवा वातावरण में बहुत से हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इससे ही प्रदूषण कहते हैं। हमारे इस वातावरण में जीवधारी यानी कि हम भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, इन सब के अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, भगवान कह सकते हो या फिर प्रकृति ने हर चीज का एक बैलेंस बना रखा है। बैलेंस कैसे, जैसे कि आप खाना खाते हो ना, सब्जी खाते हो, अगर उस सब्जी में नमक, मिर्च, तेल जितना भी होता है, सब मटेरियल जो होता है, तो उसमें अगर सही हो, इक्वल हो, बराबर हो, जो कि बाकी में स्वादिष्ट खाना सब्जी बन सके, खाना बन सके, तो आपको वो खाना अच्छा लगेगा ना। अगर उसमें ऊपर नीचे कर दिया जाए तो मिर्ची तेज डाल दी जाए और नमक कम कर दिया जाए तो स्वाद खराब हो जाएगा। ऐसे ही वातावरण है, इसमें नाना प्रकार की तो गैसें होती हैं, इसमें अनेक प्रकार के लवण होते हैं, बहुत से क्षार होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इस वातावरण में संतुलन बना हुआ होता है। ऐसा नहीं है क्षार लवण से हमको नुकसान होता है, कभी कभी हमको थोड़ा बहुत नुकसान है तो पौधों के लिए फायदेमंद रहता है। अगर हम ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए अच्छी रहती है ना। तो यही एक सर्कल बना हुआ है, तो वही पॉइंट यहां पर समझाने की कोशिश की है। अब आगे डीपली समझाऊंगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से प्रमुख प्रदूषणों का विवेचन निम्नलिखित है। प्रदूषण सिर्फ यही नहीं हमारे देश में है, सभी प्रकार के देशों में है ये प्रदूषण। ये समझ लो कि हमारे भारत देश में ही भाई ये प्रॉब्लम है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण की प्रदूषण के प्रकार की बात करें हम, तो प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है, परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा
कम होती जा रही है। मिलों के चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैसें वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में आपकी स्किन पर रैसेस हो जाते हैं, बहुत से लोग दाद हो जाते हैं कि जैसे आपने अगर आप गांव से हो तो आपको पता होगा कि आपके माँ बाप मना करते हैं पहली बारिश में भीगने के लिए। वो कहते हैं अरे पहली बारिश में मत भीग, बीमार हो जाएगा, अरे तेरे शरीर की जो त्वचा है वो खराब हो जाएगी, बेटा मत भीग। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बारिश के साथ में न जाने कितने प्रकार के क्षार लवण गैसें उस नमी के साथ में ऊपर से नीचे आती हैं। अक्सर देखा होगा पहली बारिश से फसल ज़्यादातर बेकार होती है, और जो पहली बारिश में भीग ले उसको ज़्यादातर खुजली वगैरह हो जाती है, दांत वगैरह हो जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं। तो वो इन्हीं के सिम्टम्स होते हैं। ठीक किसके? जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिन कंपनियों में कोयले और तेल का काम होता है, ठीक है, और गंधक का अम्ल बनाती हैं। यह नासिका में जलन पैदा करती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, इससे वस्त्र, धातु और प्राचीन इमारतों को भी क्षति पहुंचती है, मतलब कपड़े तक बेकार हो जाते हैं। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा, जल प्रदूषण। जो रूपरेखा, जो आउटलाइन वाला मैंने बताया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीजें अच्छे से क्लियर करनी है, उसमें यही था कि इनमें आपको सभी चीजें बड़े अच्छे से बतानी होंगी। जैसे कि बात करते हैं हम जल प्रदूषण की। सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है। पौधे अपना भोजन जल में घुली हुई अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। देश के अनेक शहरों में पीने का पानी निकट बहने वाली नदियों से लिया जाता है। दुर्भाग्य से हम इन्हीं नदियों में मीलों का कचरा, मल मूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश की अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो ये क्या है? ये जल प्रदूषण है। कंपनियों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा जल, नदियाँ जो फिर नाले हैं उन्होंने हम अपने गटर के पाइप वगैरह छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे भी गंदगी होती है ना। सिटीज़ में तो बहुत गंदा हाल होता है, शहर में तो फिर भी कहीं तक ठीक है, ठीक है, वहाँ तो गटर वगैरह बनाए जाते हैं तो उन लोगों में फिर भी कहीं तक ठीक रहता है। लेकिन सिटीज़ में क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट उसको नाले में छोड़ देते हैं उस गटर के पाइप को। वहाँ मतलब वो नहीं बनवाते, जो है गटर वगैरह जो बनवाते हैं, गड्ढा खुदवा कर, ऐसा नहीं करवाते। बहुत गंदा माहौल है भाई, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए आगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और पारमाणविक परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज की पीढ़ी के लिए नहीं वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। जैसे जल प्रदूषण मेरे पास हो रहा है, मैं उसके प्रति अभी जो है क्या करूं कि मैं उसके प्रति सावधानी बरतना शुरू कर दूं, तो वो अभी खत्म हो जाएगी समस्या। लेकिन ये रेडियोधर्मी प्रदूषण है, ये मेरे लिए नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है, ठीक है। परमाणु शक्ति, जहाँ मतलब जिन परमाणु बम्बों का या इनों का वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, निरीक्षण होता है, जब परीक्षण करते हैं, ठीक है, टेस्ट जब करते हैं, तो भाई वहाँ पर नमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, वहाँ का तापमान बहुत बढ़ जाता है। कहते हैं कि अगर वहाँ पर प्रेग्नेंट महिला आ जाए तो उसके अंदर जो पेट में जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो खराब तक हो जाता है। अगर वो पैदा भी होता है, वो अपंग पैदा होता है, कि हाथ बेकार है या पैर बेकार है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए, परमाणु विस्फोट से संबंधित स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। अगर वहाँ हो भी जाए, जैसे कि 6 महीने पहले वहाँ कोई धमाका हुआ और वो धुएं के रूप में, कणों के रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान ले लेंगे, ठीक है, पर वो नष्ट नहीं होंगे। जब बारिश आएगी, ठीक है, या फिर हवा आएगी, हवा जैसे तेज चलेगी, आंधी तूफान वगैरह कहते हैं, उसके साथ फिर संपूर्ण विश्व में फैल जाते हैं,
ठीक है। चौथा पॉइंट आपका ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों तथा मोटर कार, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउडस्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की तरंगें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य की सुनने की शक्ति का भी हास्य होता है, यानी नुकसान होता है। उसे नींद ठीक प्रकार से नहीं आती, यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। तो जो ध्वनि प्रदूषण आए तो आपको किस तरीके से जवाब देना है, इस तरीके से, ठीक है, कि ध्वनि प्रदूषण हमारे समाज के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। जब मोटरसाइकिल, गाड़ी, वाहन और इनके सायरन, हॉर्न की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है तो उस आवाज़ से जीवधारियों के लिए, मनुष्यों के लिए बहुत नुकसान रहता है। कंपनियों में से निकलने वाली मशीनों की आवाज़, उससे भी लोगों को बहुत परेशानी होती है, नींद नहीं आती है, ठीक है। तो यह भी हमारे लिए एक गंभीर समस्या है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। आप इस तरीके से भी बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि निबंध एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो आपके टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, निरीक्षक जो है वो आपके माइंड कैपेबिलिटी सीखे देखेंगे, मतलब ये देखेंगे कि बच्चा आगे जाकर किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है समाज में। एक तो ये होता है कि टीवी के आगे बैठ जाओ और इस नेता के बारे में, उस नेता के बारे में बैठकर बात कर लो। एक ये होता है कि खुद वहां पर उतरकर उस गंदगी को साफ करो, ठीक है। तो युवा जिसे मनुष्य आगे, मतलब इस भारत का या इस दुनिया का क्या कहते हैं कि आने वाला कल है, सुनहरा कल है, उसके विचार इन निबंध जैसे टॉपिकों के द्वारा, पत्र जैसे टॉपिकों के द्वारा, आपके जो परीक्षक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, वो इन सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि भाई इन्हों में ये बाकी नॉलेज है या नहीं। इसलिए कहते हैं कि निबंध को जितना हो सके अपनी भाषा में लिखें, ना कि किताबी भाषा में, ठीक है। ये किताबी भाषा में नहीं है, ये मैंने खुद ने लिखा है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजना तैयार की हैं। औद्योगिक कचरे के लिए मानक निर्धारित किए गए। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया कि नए उद्योगों का लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार उन्हें धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसकी व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। यानी कोई भी कंपनी, फैक्ट्री खुलती है तो उनको प्रॉपर ये दिखाना पड़ेगा कि भाई इससे जो धुआं निकलेगा उससे जो है आप पॉल्यूशन कितना होगा, है ना, वायु प्रदूषण कितना होगा, ये मुझे दिखाओ पूरा, और कितना आप डैमेज करोगे प्रकृति को, और जिससे जो गंदा जल निकलेगा वो जल कहाँ जाएगा उसका एक सही स्टेटमेंट बना कर दो मुझे। इससे जो आवाज़ निकलेगी उससे आसपास के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आप इतना घंटे इसमें वर्क करा सकते हो, आप इतने के बाद वर्क नहीं कराओगे। तो इस तरीके की सभी चीज़ों को जब पास किया जाता है, ठीक है, इन मुद्दों पर जब विचार किया जाता है उसके बाद ही एक कंपनी या फैक्ट्री खुलती है, ठीक है। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए एक कठोर नियम बनाए गए। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाए और जनसामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। तो ये है प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ पॉइंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं उपसंहार की। तो सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम भी सभी का पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें, ठीक है। तो यह है कुल मिलाकर आपका
एक महत्वपूर्ण निबंध और उसके लिए वो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हेडिंग्स थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है, लाइक दैट आपके सामने है वो ये रही। कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध थे इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मत कहना कि सर ने जो है अच्छे से बताया नहीं था। बहुत अच्छे से मैंने एक एक पॉइंट को बहुत डीपली क्लियर किया कि जिससे आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम पर कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लिखा रहने दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो इन पांचों का। उसके बाद आपको अगर एक निबंध लिखना है तो उसके प्रति किन बातों का ध्यान रखना है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये होती हैं आपकी हेडिंग्स, ठीक। तो आई होप आप लोगों के लिए ये कुछ 20 से 22 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा नहीं। इसमें एक ही निबंध बताया और उस निबंध में आपको कैसे लिखना है ये सभी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बताई। आई होप आप सभी के लिए वीडियो अच्छे से, मतलब कहते हैं ना कि काम आएगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।